आज हम उसी से कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, उस समय लोगों को समझ में नहीं आई थी कि कचरे से कंचन। मैंने लोकसभा में भी उठाया इस बात को कि भले ही हम यहाँ आ गए, हम कंफर्ट जोन में हम ठीक हैं, लेकिन जो आज भी वहाँ रह रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। और मैंने जो पाकिस्तान पुलिस के आंकड़े दिए थे लोकसभा में कि हर साल 1000 लड़कियां का धर्म परिवर्तन होता है। आज एक प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये बात बोले, सबको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा मोदी जी की कोई एक ऐसी बात जो आपको पता है कि इस बात से बहुत जल्दी नाराज होते हैं? पार्लियामेंट में हमसे ज़्यादा समय वो बैठते हैं। यानी हम 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होती है तो वो 2:30 बजे पार्लियामेंट में आते हैं, और जब तक पार्लियामेंट चलती है वो पार्लियामेंट में रहते हैं। और एक प्रधानमंत्री जी ने बोला था उस समय कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 20 रुपये यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, और ये प्रधानमंत्री ये 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपये पहुँचते हैं, होता है तो और एक इकॉन क्लिक में पहुँचते हैं। इवन कोर्ट में भी जब वो लोग जाते हैं कि इनको जबरन किया, तो कोर्ट में भी उनके मदर फादर को बंदूक के चाकू के नोक पर खड़ा करते हैं कि आप उसको हाँ करवाइए। ऐसे ऐसे लड़कियों के मैंने देखे जिसको करंट दे देकर कहलवाते हैं कि आप धर्म परिवर्तन के। इस वीडियो है मेरे पास। लड़कियों से बात की जो यहाँ आई हैं, उनका कहना था कि हमने जीवन में कभी मेहंदी नहीं लगाई, हमने कभी जीवन में राखी नहीं बांधी, हमने कभी जीवन में होली नहीं खेली। तो जब वो यहाँ आती है कुछ समय के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए। आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल थ्रू माई लिप्स टॉक शो, मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये जानने में कि एक एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है, करियर कैसा होता है, मैनेजमेंट प्लानिंग, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज, उनकी फैमिली लाइफ, ये सब जानने के लिए आज मैं बहुत क्यूरियस थी। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह। फॉर द पर्पज ऑन द शो आई हैव इनवाइटेड टुडे मिस्टर शंकर लालवानी, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंदौर। सो लेट्स मूव ऑन। सो शंकर अंकल, पहले तो वेलकम टू लिप्स, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी, थैंक क्योंकि यू। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी दिल्ली इंदौर, इंदौर दिल्ली की फ्लाइट्स मोस्टली बुकड ही रहती होंगी एवरी थर्ड फोर्थ डे, और आपको भोपाल भी बहुत आना जाना होता है आई थिंक। नहीं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होता है तो दिल्ली भी जाना पड़ता है, भोपाल भी। और पार्लियामेंट कमेटी रहती है तो दूसरे शहरों में भी जाना रहता है। अच्छा। तो जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे शंकर अंकल, आपको कौन नहीं जानता? मिस्टर शंकर लालवानी, एवरीबडी नोज हिम, बट आपको कौन नहीं जानता? लेकिन उसके साथ साथ मैं वो जानना चाहती हूँ आपके बारे में जो कोई नहीं जानता। जी। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ, आप इस पॉलिटिकल लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, ऐसा सब कुछ मुझे आपसे पूछना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपके बारे में पढ़ा था दैट यू हैव डन बीटेक फ्रॉम मुंबई या इन 80s। या और 80s में बीटेक करना तो थोड़ी तो बड़ी बात थी, हाँ, राइट? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो भी मुंबई से, और उस समय मेरिट पे होता था, तो एक चांस था। मुंबई में एडमिशन लेना एक बड़ी बात थी, और उसमें मिला और बीटेक किया। और बीटेक करने के बाद वहाँ सर्विस भी की। तो शुरू में तो इंदौरी होते हुए भी मुंबईया हो गए थे उस समय, कुछ समय के लिए। ओके। सो अंकल, यूजुअली बीटेक करने के बाद लोग एक इंजीनियरिंग करियर चूज करते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने एक एक्टिव पॉलिटिकल करियर चूज किया? ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट ये था कि जब बीटेक किया, मैंने मुंबई में सर्विस भी की। पर मुंबई की लाइफ थोड़ी फास्ट थी, और हमारी जो इंदौर की लाइफ है वो थोड़ी, मुझे लगता है, कंफर्ट जोन में है। तो मुझे लगा कि इतनी फास्ट लाइफ में चलना थोड़ा कदम से कदम मिलाना मुश्किल लग रहा था। वैसे मैं कुछ समय था मुंबई में, और मैंने वहाँ सर्विस भी की। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे होम टाउन में आना चाहिए, तो मैं होम टाउन में आ गया। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिसकी वजह से आप सीधे पॉलिटिक्स में, आप एक्टिव पब्लिक लाइफ में आ गए? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय था। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी सीआर इलेक्शन लड़ा, यूआर का इलेक्शन लड़ा। स्कूल में भी कुछ न कुछ किसी न किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहता ही था। पर मुझे ध्यान है कि यहाँ जब राम मंदिर का एक मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट को लेकर एग्रेसिव एक मूवमेंट उस समय आया था, जब ढांचा ढहाया जा रहा था बाबरी का। उस समय यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। और वही वो टर्निंग पॉइंट था कि जब मूवमेंट चला था उसमें मैं शामिल हुआ। रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा में शामिल हुआ। और वहाँ से मूलतः मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद संघ का। पर फिर राजनीति में आने का मौका मिला। और शुरुआती दौर में जब राजनीति में आया, और उस समय ही
इलेक्शन थे कारपोरेशन के, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कारपोरेशन में मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी के कारण और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया और फिर जनता का आशीर्वाद, कारपोरेशन का चुनाव लड़ा और एक बार चुनाव लड़ा तो जीत गया। पर फिर पार्टी ने निर्णय लिया, दूसरी बार फिर मौका मिला और फिर मैं इलेक्शन में कंटेस्ट किया और मैं जीत गया। और उसके बाद हमारी बीजेपी की परिषद बनी और उस समय मुझे मौका मिला पीडब्ल्यूडी कमेटी के चेयरमैन का, चूँकि मैं टेक्निकल साइड से था तो मेरे से सीनियर भी पार्षद थे। पर चूँकि टेक्निकल होने के कारण मुझे एक चांस मिला कि पीडब्ल्यूडी जो शहर के डेवलपमेंट में काम करते हैं उसको देख के मुझे वो मौका मिला। तो उस समय हमने बॉन्ड लेकर और सड़कें बनाई और मुझे ध्यान है माणिक बाग ब्रिज, पहला इंदौर में पहली कारपोरेशन ने जो ब्रिज बनाया था इंदौर में वो था माणिक बाग ब्रिज। और हमारे रिसोर्सेज भी नहीं थे उस समय, तो बहुत कम थे। उसके बाद भी हमने बहुत हिम्मत करके वो ब्रिज बनाया, कंक्रीट की सड़कें बनाई, तो वो और चौराहे डेवलप किए। मुझे ध्यान है मऊ नाका, जिसको महाराणा प्रताप चौराहा है, उस समय डेवलप किया। कलेक्टर ऑफिस में हेमू कॉलोनी चौराहा है, उसको डेवलप किया। बंगाली चौराहा डेवलप किया, विजयनगर चौराहा। तो एक उस समय डेवलपमेंट का ऐसा प्लान बना जो इंदौर का टर्निंग पॉइंट था उस समय का। तो उस समय मौका मिला और टेक्निकल साइड थे तो हमको जितना कर सकते थे उतना करने का मौका मिला। और उसी दौरान मुझे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। और जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट शहर में, तो उस समय काम करने का मौका मिला। और एक बार नहीं, मुझे दूसरी बार फिर चांस मिला कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बनने का, और दूसरी बार फिर कोशिश करी इंदौर में जो डेवलपमेंट है उसमें करने का। और उसके बाद कुछ समय के लिए हमारी सरकार 15 महीने के लिए नहीं रही, कमलनाथ की सरकार आ गई थी। तो मैंने फिर इस्तीफा दिया था डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से। और इस्तीफा दिया था फिर मैं उस समय मेरे पास और कुछ था नहीं, कुछ पॉलिटिकली। पर जब 2019 में चुनाव हो रहे थे तो उस समय हम तो पार्टी का काम कर रहे थे। उस समय पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ा और सांसद बने। अच्छा अच्छा, ये तो मैं पॉलिटिकल। आपसे जब बोल रही थी कि 80s में आपने बीटेक किया लेकिन हाँ, करियर चेंज कर दिया, अब मैं वो नहीं बोलूंगी क्योंकि आप ये- जब बोल रहे हैं टेक्निकल साइड आपको इतना काम आया, हाँ तो वी आर बहुत आया। थैंकफुल कि इतना काम आया। बिल्कुल, अभी भी मैं जिस पार्लियामेंट की कमेटी में हूँ उसमें मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं शहरी विकास मंत्रालय की पार्लियामेंट्री कमेटी में हूँ। आप जितना शहरी में अर्बनाइजेशन देख रहे हैं वो कमेटी पार्लियामेंट की, तो उसमें वहाँ भी मुझे इस टेक्निकल होने का फ़ायदा मिलता है। इवन हम अलग अलग शहरों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं, खास करके स्मार्ट सिटी, मेट्रो और जितनी भी जो काम चल रहा है सेंट्रल अमृत योजना, ड्रेनेज पानी की, तो वो टेक्निकल साइड होने के कारण वो मुझे वहाँ पर एक अच्छा एक सपोर्ट मिलता है। जब मैं अधिकारियों से या उस शहर में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स तय करे उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बेनिफिट तो मिलता है टेक्निकल होने के नाते। राइट। सो एज यंगस्टर्स या एज जब हम कॉलेज में होते थे तो बात करते थे कि कब जैसे वहाँ पे उस टाइम पे ट्रेडिशन होता था पॉलिटिक्स का, हम हमेशा सोचते थे कब ऐसा होगा कि बहुत एजुकेटेड लोग गवर्नेंस में आएंगे। तो इवेंचुअली मैं वो देख पा रही हूँ, विच आई एम हैप्पी अबाउट रियली। एंड आप 94 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट जी, होके आए थे जी, एज पार्षद। जी बिल्कुल। एंड जब आपने लोकसभा को इतने बड़े मार्जिन से ताई के बाद रिप्लेस किया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली एंड बहुत बखूबी आप उसको निभा रहे हैं अभी तक। आप मुझे बताइए, आप इसको और अपनी फैमिली लाइफ को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखो हमारी लाइफ पब्लिक लाइफ है और हमारी फैमिली अब बड़ी हो गई है। पहले हम फैमिली यानी हमारी पर्सनल फैमिली, लेकिन अब हमारा पूरा शहर, हमारी पार्टी, ये पूरी फैमिली है। ये बात सही है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस अपनी फैमिली में करना पड़ता है। मुझे ध्यान है जब मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था और उस समय मुझे मेरी मैरिज हुई थी और बहुत ही ये जो दौर था वो बहुत ही पेचीदा दौर था। इसलिए पेचीदा कहूँगा कि अब कोई नई नई शादी करके आता है तो नेचुरली उसको वाइफ को भी समय देना पड़ता है, घर में भी समय देना पड़ता है, उसको भी अटेंड करना पड़ता है। लेकिन जब उस समय कुछ मीटिंग और प्रोग्राम होते थे तो वो एक चैलेंजिंग हुआ करता था। लेकिन थैंक्स टू मेरे वाइफ की, उन्होंने सपोर्ट किया
और उन्होंने पूरा साथ दिया, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नेचुरली। तो कभी कभी फूल लेके जाने पड़ते होंगे, स्पेशली जब नहीं आप उनको टाइम दे पाते होंगे और बैठी रहती होंगी डिनर के लिए। नहीं तो वो भी इतना, जब हम सार्वजनिक जीवन में आ गए तो वो भी समझती थी कि ये इस फील्ड में आए, राइट। तो ये इनकी वो है, तो वो मजबूरी समझती थी हमारी। और मीत, योर ओनली सन, मीत को कभी ये शिकायत रही है, कंप्लेन रही है कि पापा मुझे टाइम नहीं देते? रही बचपन में तो रहती होगी थोड़ी। रही तो थी रही तो थी, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन उसको मदर केयर करती थी, इसलिए मैं उस फ्री हुआ। सो आपने जैसे एक तो टेक्निकल साइड बताया और आपको कैसे हेल्प हुई, इतना इंदौर के इतने वेरियस प्रोजेक्ट्स को, स्पेशली फ्लाईओवर्स आपने बताए, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसकी प्लानिंग में आपकी बहुत हेल्प हुई। आई स्टिल रिमेंबर मानिक बाग ब्रिज जो था, जो फ्लाईओवर बनाया था, इट वाज अ थिंग इन इंदौर। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज वो एरिया इतना लोग देखने आया करते थे कि वो देखना फर्स्ट फ्लाईओवर था, इतना सही अच्छा सही बात। फ्लाईओवर था। सो वैसे जब इंदौर की बात आती है, मेरी शादी आर्मी में कुछ 12 ईयर्स पहले हुई थी और मैं काफ़ी स्टेट्स और काफ़ी सिटीज़ में घूम चुकी हूँ, वहाँ के लोगों से मिल चुकी हूँ। तो जब भी अब मैं इंदौर का नाम लेती हूँ, जब पहले लेती थी तो कुछ और बात होती थी, इट वॉज जस्ट अ सिटी ऑफ एमपी। अब जब मैं इंदौर का नाम लेती हूँ तो लोग यूजुअली उसको सबसे पहली चीज़ जो उनके माइंड में आती है, दैट वर्ड इज स्वच्छता। अच्छा, आप उसी सिटी से हो जो स्वच्छता में नंबर 1 है, जी। तो बहुत प्राउड फील होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट, आप सबने मिलकर इतना अमेजिंग काम किया है। पर मैं हमेशा क्यूरियस रहती थी बिकॉज आप हमेशा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतने लंबे टाइम से रहे हैं आफ्टर 94। आप मुझे ये बताइए इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये आइडियाज कैसे आए थे आपके माइंड में? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही थी, उस समय मैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था, और मुझे ध्यान है उस समय जो हमारे विपक्ष के लोग थे, उन्होंने हंसी उड़ाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी और वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, झाड़ू लेने की बात कर रहे हैं। तो वो मेरे को इंसिडेंट आज भी याद है कि उन्होंने इस प्रकार की थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, उसके बाद हमने सबने मिलके ये सोचा कि क्यों ना हम इंदौर में इस अभियान को चलाएं। उस समय ये थॉट नहीं था कि हम नंबर बनाएंगे, उस समय ये थॉट था कि पीएम ने बोला है तो हमें करना है। और मुझे ध्यान है उस समय जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आईडीए, प्रशासन शुरुआती दौर में बहुत मेहनत की, यानी मुझे लगता है कि उन दिनों में लगभग हमने 1500-1600 मीटिंगें की थी, अलग अलग सेक्शन की। 1500-1600? 1600 शुरुआत हमने की रेसिडेंशियल एरिया में, कॉलोनियों की। हमने सेक्शन बांट दिए थे कि ये सेक्शन में ये करेंगे, विधायक करेंगे, पार्षद करेंगे, अधिकारी करेंगे। तो हमने एक पूरा एक डिवीज़न बाँटा था, और हम उनके बीच में जाते थे और उनको बताते थे कि स्वच्छता में आप ये करिए, हम आपकी मदद करेंगे। पर जैसे हमारी हैबिट डल गई थी तो एकदम चेंज करना पॉसिबल नहीं था, पहली बात ये। दूसरा, फिर हमको एक क्लिक हुआ कि हम क्यों ना हमारे जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनको तैयार करें। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब हम स्कूल कॉलेज में गए और हमने मीटिंग ली और हमने बच्चों को कहा कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए। तो बच्चों का ग्रॉसिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, उन्होंने एकदम उसको लिया, और उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया स्वच्छता का। और मुझे ध्यान है कि जब बच्चे घर जाते थे और अगर उनकी मम्मी ने कचरा बाहर फेंका तो वो टोकते थे, रोकते थे। मुझे ध्यान है कि उनके पापा ने झाड़ू लगा के दुकान के बाहर झाड़ू लगाई, और कचरा दिखा तो कभी वो बच्चा वहाँ से निकला तो उन्होंने रोका कि कचरा बाहर मत फेंको, उसको पैक करके डस्टबिन में डालो। तो वो जिस प्रकार से एक छोटा अगर बड़े को सिखाता है, तो नेचुरली बड़े को ऐसा लगता है कि ये तो हमको करना चाहिए, छोटा बच्चा सिखा रहा है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने, लोगों ने, बच्चों ने घर घर जाकर जो अपने पेरेंट्स को याद दिलाया। दूसरा, हमने शुरुआती दौर में बहुत मीटिंग लेके समझाया, लोगों ने हमारा साथ दिया। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो एकदम जल्दी नहीं समझते। तो हमने फिर एक साथ शुरू किया कि क्यों ना हम इस पे थोड़ा फाइन लगाएं, कि जो बात हमारी नहीं मान रहे तो फाइन लगाए। ये बहुत डिसीजन जो था वो बहुत ऐसा था कि पॉलिटिकली हमको एड्रेस भी हो सकता था, क्योंकि किसी को फाइन लगाना, और हम राजनीति में काम कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे खिलाफ ही रहेगा कि आप हमसे फाइन ले रहे हो। पर हमने क्या, अगर कुछ करना है तो थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। तो हमने कुछ फाइन सिस्टम शुरू किया। मुझे ध्यान है कि 200, 300, 500 रुपये, और बड़े मार्केट में 1000, 5000 रुपये तक का हमने फ़ाइन किया। तो ये जो फ़ाइन वाला जो था उसमें एक इंसिडेंट तो मेरे साथ ही हुआ था कि मेरे एक फैमिली मेम्बर ने जब सड़क पार कर रहे थे तो उनके हाथ से पहले प्लास्टिक की थैलियाँ मतलब करती थी, उसमें वज़न ज़्यादा था तो वो टूट गई, गिर गई तो सड़क पे गिर गई। तो वो हमारे जो सफाई के दरोगा रहते हैं, उन्होंने उनको रोका
उस समय हमने ये तय करा था कि या तो फाइन दो 200 रुपये का, तो हम उठा लेंगे, और अदरवाइज़ आप उसको साफ़ कर दो, दोनों में से ऑप्शन था। तो जब उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर को ये बोला कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा या साफ़ सफाई कर दीजिए, तो उसको ऐसा लगा कि मैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन का कज़िन हूँ, मेरे से फ़ाइन ले रहा है। तो उन्होंने मुझे मोबाइल लगाया कि ये आपके नगर निगम वाले मुझे फ़ाइन माँग रहे हैं। तो मैंने कहा, कौन है? मोबाइल देना। तो मैंने उस जो दरोगा था या सफाई कर्मी था, उसको बोला, या तो इनसे सफाई करवा लेना या फ़ाइन लेना, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे। उस कजिन के साथ आपके रिलेशन अभी हैं? है ना? तो ये एक मैसेज था, और वो मैसेज ये मैं नहीं, सभी पॉलिटिकल ने, ऑल पार्टी ने, हमने पहले तय करा था बैठकर कि हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वेरी नाइस। तो पहले हम अपना घर ठीक करेंगे तो दूसरों को बोल सकते वेरी हैं। ट्रू। तो वहाँ ये जो पॉलिटिकल विलनेस थी, हाँ। वो सबसे पहले काम आई। तो हमारी पॉलिटिकल विलनेस के कारण जो हमारे अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि अब हम इस अभियान में आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ बैक में पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। फिर सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान है कि जनता का साथ हुआ कि जब हम पहली बार नंबर 1 आए, फिर लोगों को भी लगा नहीं, इसमें हमको हाँ। साथ देना चाहिए। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर थैंक्स है तो हमारी इंदौर की पब्लिक को है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। ट्रू। अब दूसरे शहरों में ये समस्या आती है कि जनता का साथ नहीं देता है, हाँ। पर हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया। इंदौर की एक तासीर है कि जब अच्छा काम करते हैं तो सब हाँ, मिलके सब करते हैं, मिलके करते और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। तो अब जनता के बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलूँगी क्योंकि मैं भी आपने ये हमारे थैंक जनता को साथ दूँगा क्योंकि उनके कारण ही हम नंबर 1 हैं। राइट। सो आप इसके 3 लेग्स बता रहे हैं, गवर्नेंस था, पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस था, एक पब्लिक थी और पब्लिक। एक थे कर्मचारी, जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया दिन रात मिला के। आई स्टिल रिमेंबर, एक पर्सनल चीज़ छोटी सी शेयर करूँ तो मैंने घर घर में लोगों को टेंशन में रहते हुए देखा थोड़े टाइम के लिए। डस्टबिन अलग करो, ड्राई अलग करो, वेट अलग करो, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अब तो हमें इसकी हैबिट हो गई है, अब अब सोचना तो नहीं पड़ता। डस्टबिन के अलावा हम ड्राई वेस्ट के अलावा भी दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अलग-अलग वेस्ट, जब हमारी कचरे की गाड़ी सवेरे आती है तो उसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट बन लगते हैं। हाँ। ई-वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, ये सब अलग-अलग है। यस, यस। बाकी शहरों में ये नहीं हो पाया। हुँ। मैं जब इसी मंत्रालय की कमेटी में हूँ, तो जब दूसरे शहरों में जाता हूँ तो उनकी देखता हूँ जिस प्रकार से, उसमें देखता हूँ कि इस ये बात नहीं हो पाई कि हमारा जो सेग्रीगेशन रेट है वो 98% है। 98%। ये दुनिया का सबसे अच्छा सेग्रीगेट हमारे इंदौर में होता है। 98% समझे ना, आपकी 100 चीज़ें जो जा रही है उसमें 2% ऐसे हैं जो कभी-कभी मिक्स होती है। 98 सेग्रीगेट हो रही है, और यही कारण है जब हमने यहाँ प्लांट लगाया सेग्रीगेशन का, उसमें से जो हम अभी कमा रहे हैं, पहले हमको स्वच्छता में पैसा देना पड़ता था, आज हम उसी से कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, उस समय लोगों को समझ में नहीं आई थी कि कचरे से कंचन, तो लोगों को समझ में आया कचरे से कंचन यानी क्या होता है। हमने उसमें अर्निंग किया, आज हम इंदौर में कचरे से कमाते हैं। यही नहीं, हमने उसी कचरे से सीएनजी का प्रोडक्शन किया। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। उस सीएनजी से, उसकी जो क्वालिटी है सीएनजी की, ओरिजिनल सीएनजी जो प्रोडक्ट होता है उससे बेहतर है। तो हमारी सीएनजी हमारी बसों में चलता है और इंडस्ट्री में यूज़ आता है, और उसकी डिमांड रहती है। तो हमारा जितना प्रोडक्शन है उतनी डिमांड उससे ज़्यादा है हमारी सीएनजी की। तो ये क्वालिटी है, क्योंकि सेग्रीगेशन है इसका मेन, हुँ। और उसी का परिणाम ये है कि सेग्रीगेशन में हमारी जनता हमारे साथ है। ग्रेट। तो प्लानिंग, मैनेजमेंट और अब एक्चुअली बहुत प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पा रहा है एग्जीक्यूटिव ये हो रहा है, सब। तो राइट। पूरी दुनिया देखने आ रही है। हाँ। पर इसमें एक बात और थी कि जब ये स्वच्छता में नंबर हम लगातार 5 बार आए थे जब, और मैं सांसद बन गया था, तब मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था कि पूरी दुनिया के लोग इंदौर में देखने आ रहे हैं, और सब देखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी प्रोसेस क्या है, समझना चाहते हैं। मेयर्स आते हैं, कारपोरेटर आते हैं, अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, लोग भी आते हैं। तो हमने कहा हमारा पूरा, हमारा एक कॉरपोरेशन का सेक्शन है वो उसमें इंगेज होता था उनको बताने में, दिखाने में। हाँ। तो क्यों ना हम पूरे देश को एजुकेट करें हुँ। कि हमने कैसे इसमें नंबर 1 आए, और उसको लेकर हमने कहा कि जिस प्रकार आईआईएम है, आईआईटी है, या फायर के मैनेजमेंट कोर्स है, अब तो होटल मैनेजमेंट है, रेलवे मैनेजमेंट है, अब तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो अब हर सेक्शन के अलग-अलग कोर्सेस हो गए। तो क्यों ना हम स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके भी एक कोर्स चलाएँ, हुँ। और कोर्स चलाएँ हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर से लेके कमिश्नर तक, मेयर तक, और उनको जो-जो उनकी ड्यूटी है उनको बताएँ। तो मुझे ध्यान है उस समय ये बहुत अच्छा सुझाव लगा था, और वो सुझाव मान लिया गया, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी राशि आईआईएम इंदौर को दी। आईआईएम इंदौर उसका कोर्स चालू कर रहा है। आज ही समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि आईआईएम इंदौर ने
वो कोर्स शुरू कर दिया, उसकी बैच शुरू होने वाली है। अलग अलग लोगों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग वहाँ देंगे, प्रैक्टिकल हम हमारे जो सेग्रीगेशन या जहाँ हमारा ये सेग्रीगेट होता है डस्ट, वहाँ पर स्टेशन पर ले जाएंगे, दिखाएंगे और वो करेंगे। तो ये एक इंदौर ने एक नई चीज़ थी। अब हम लोगों को दुनिया को सिखा रहे हैं कि कैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 है और कैसे हम वेस्ट का उपयोग कंचन में करते हैं, कचरे से कंचन। कचरे से कंचन। वैसे तो ये इंडिया में ही सोचना पॉसिबल नहीं था और हमारे इंदौर में हो रहा है। दिस इज ये देखो फिनोमिनल। प्रधानमंत्री जी की विल है, आपने देखा होगा उन्होंने जो विल करी, और बहुत छोटी छोटी बातों पे वो जब बोलते हैं तो बहुत उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। अब कचरे से आते हैं हम लोग मैनेजमेंट पे, ट्रैफिक के। अभी आपने देखा होगा इंदौर का ट्रैफिक तो बहुत बढ़ गया है और हर कोई इसके बारे में बहुत कंसर्न रहता है। हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए ट्रैफिक को लेकर क्या प्लानिंग है, ट्रैफिक के मैनेजमेंट को लेकर? देखिए बात सही है कि हम हर क्षेत्र में आगे हैं। एक ट्रैफिक एक ऐसा है जो हमारा एक जो हम कह सकते हैं कि इवनिंग में और मॉर्निंग में जो पिक टाइम है उसमें जाम देता है। ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ व्हीकल है इंदौर में, उसके 2-3 कारण हैं और सॉल्यूशन भी है। नंबर ऑफ व्हीकल जो है पर 1000 अगर हम कहें या पर लेक कहें, वो देश में सबसे ज़्यादा अगर हैं तो हमारे इंदौर में। इज इट? हाँ, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे पर 1000 नंबर ऑफ व्हीकल तो सबसे ज़्यादा इंदौर में, और 4 व्हीलर सबसे ज़्यादा है। हमने सड़कें बहुत चौड़ी कर दी, लेकिन कितनी भी हम सड़क चौड़ी कर देंगे, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो नेचुरली लोग अपने वाहन उपयोग करेंगे। दूसरा एक प्लस भी है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पर कैपिटा इनकम हमारी पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा इंदौर की है, तो लोगों का अर्निंग पावर हो गया। हाँ। एक फैमिली में कभी कभी एक गाड़ी से, एक कार से 2-2 कार भी होने लग गई। कंफर्ट जोन पे आ गया कि 2 कार होना चाहिए। तो ये इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों ने परचेसिंग पावर बढ़े। सबसे ज़्यादा कारें इंदौर में पर 1000 अगर पर लेक की बात करें, तो ये नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते हैं तो नेचुरल वो सड़क पे आएंगे। तो हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पार्ट ये है। इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला है, उसमें हमने 3 उसको पार्ट में बांटा है। एक है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, और इस शॉर्ट टर्म में हमने ये तय किया कि जो लेफ्ट टर्न है या सड़कें चौड़ी करनी है या छोटे छोटे काम हैं जिससे थोड़ा ट्रैफिक बेटर हो सकता है, तो वो हमने एक प्लान आउट करके फेजेस में कर रहे हैं और बहुत सारे करे भी है, उससे फ़र्क भी पड़ा है। लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ रहे हैं तो उसमें मीडियम टर्म में भी हमने गए हैं। और मीडियम टर्म में हमने जो जहाँ जहाँ जंक्शन पे जाम लगता है वहाँ ब्रिजेस बनाना, और ब्रिजेस बना के उसको थोड़ा सॉल्व करना। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज़ादी के बाद इंदौर में जितनी ब्रिजेज अभी तक नहीं बनी, उतनी इन सालों में बन रही है। इंदौर में अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है या जो काम शुरू होना, 21 ब्रिज 21 ब्रिजेस का काम, वैसे 7-8 शुरू हो गए, 7-8 अभी शुरू होंगे और कुछ 1-2 महीने में होंगे। तो इस साल में 21 ब्रिजेस बनेंगे। बनने को तैयार में 2 साल लगेंगे, पर मुझे लगता है उसमें से कुछ अब बनेंगे, कुछ अगले साल बनेंगे। ये 21 ब्रिज बन जाएंगे तो कुछ ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। हम सब पिक पॉइंट बना रहे हैं। और इसी में जो तीसरा हल है वो लॉन्ग टर्म है, उसमें हमने ये सोचा कि मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाना, और उसके साथ साथ हमें अभी आउटर रिंग रोड जैसे बाईपास है, इसके आगे भी हमें आउटर बाईपास कहें, आउटर रिंग रोड करें, एक बड़ी सड़कें मास्टर प्लान में देना है। तो अभी हमारा नया मास्टर प्लान आ रहा है। हमने उस मान से इस शहर का मास्टर प्लान बना रहे हैं कि ट्रैफिक का सॉल्यूशन कैसे हो सके, और ये आज का नहीं, आने वाले 50 सालों का किस प्रकार का ट्रैफिक प्रॉब्लम रहेंगे, उसको कैसे हल करें, उसकी प्लानिंग हमने की है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को। जब बड़े मेट्रोपोलिटन शहर का प्लान बन रहा था, तो उस समय चूंकि मैं इस कमेटी में हूँ, तो माननीय मंत्री से निवेदन करके हम एक यूरोपियन कंट्री के बेस्ट प्लानर इंडिया में आए थे। उनको बम्बई, अहमदाबाद, ग्वालियर, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता ऐसे बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी का दिया था, बेंगलोर का। हमने उसमें ऐड करा इंदौर का भी। हमारी सिटी उस लेवल की नहीं है मेट्रोपोलिटन, लेकिन हमने कहा इंदौर का भी होना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम आज बम्बई दिल्ली में आ रही है वो इंदौर में नहीं आए। तो जो यूरोपियन कंट्री के जो आए थे प्लानर, वो इंदौर में 8 दिन रुके, और मिस्टर पेट्रो थे उनके इंचार्ज, वो इंदौर में के 8 दिन तक उन्होंने पूरा सर्वे किया, सभी से बात की, और उन्होंने एक प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल अब हम मास्टर प्लान में डाल रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में किस प्रकार ट्रैफिक का हल हो। वो ये हो गया लॉन्ग टर्म। तो हम 3 फेसेस में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें दूसरे भी हैं, केबल कार का प्रपोजल है,
और आउटर रिंग रोड के साथ साथ इनर रिंग रोड के प्रपोजल है। तो हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमें भी ध्यान है कि इसको सॉल्व करना है। एक ही हमारा एक मेन मकसद है, वो है ट्रैफिक, उसको सॉल्व करना। केबल कार तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना वैसे। केबल कार का शुरू हुआ है देश में, कुछ वाराणसी में शुरू हुआ है, और नॉर्थ में जो हिली स्टेशन है वहाँ जो केबल कार है। केबल कार में एक एडवांटेज ये है कि जैसे आपकी अगर सड़कें बहुत छोटी है, जैसे हमारे इंदौर का सराफा सोचे, या साटा बाजार, कपड़ा मार्केट, सीता मतलब बाजार, शक्कर बाजार, ये जो जिसमें हम इसमें ज़्यादा सड़क चौड़ी नहीं कर सकते। और वहाँ हमने देखा कि चूंकि मार्केट इतने सियागंज, लोगों का जाना फुटफॉल ज़्यादा है, खास करके महिलाओं का, तो वो अप्रोच किस प्रकार से हो सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उसका सर्वे होना बाकी है। जैसे रीगल पे आपने पार्किंग करी, वहाँ पार्किंग बड़ी बना दी, वहाँ से केबल जाएगी, वो आपको सराफा छोड़ देगी। और केबल कार में सिर्फ एक पोल लगाना है, और पोल लगा के जहाँ उतरना है वहाँ पर वो नीचे लिफ्ट से उतरेंगे, वापस चढ़ेंगे, वापस केबल कार के इधर आ जाएंगे। तो रोप वे होगा तो ऊपर जाएगा तो नीचे रहेगा। तो इसका एक सर्वे भी चल रहा है, और ये कुछ शहरों में शुरू हुआ है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर शुरू हो, उसके लिए तैयारी चल रही है। ऐसी छोटी जगहों के लिए तो बहुत फ्रूटफुल होगा फॉर बिल्कुल, श्योर। एंड ट्रैफिक सिग्नल्स की जहाँ बात आती है, हमें भी पता है हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं इंदौर में, हमने देखा ही है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए एज जनता, आई वुड से। बट ट्रैफिक सिग्नल्स को लेके क्या प्लानिंग है आगे अंकल? नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनाइजेशन से ट्रैफिक सिग्नल का हम कर रहे हैं कि अगर किसी जंक्शन पे लगता है हमें ज़्यादा वो व्हीकल हैं, तो वो ज़्यादा समय के लिए खुलेगा। वो टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, अब जो एवी रोड है उसमें लगना शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा हल हो जाएगी समस्या, ताकि जहाँ ज़्यादा व्हीकल होंगे तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा जाने के लिए, जहाँ नंबर ऑफ व्हीकल कम होंगे उसको कम ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ओके। ये कर रहे हैं। एक छोटा सा कंसर्न था जो मैं हमेशा क्यूरियस रहती थी देखने के लिए, कि अभी तक जैसे पहले ट्रैफिक होता था 9-9:30 तक, 10 तक बढ़ा, अब 12 तक, स्पेशली 11:30 तक तो ट्रैफिक रहता है। तो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स इतनी जल्दी क्यों बंद हो जाते हैं? नाइट में देखिए, कुछ ये बात सही है कि बीच में हमने बोला भी था, और कुछ जंक्शन पर उन्होंने रात को 12 बजे तक किया था। पर ये बस रात को देर तक चालू होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ, और हम प्रशासन से बात करेंगे, ट्रैफिक वालों से, कि रात तक चालू रखें, देर रात ओके। तक। एंड मैंने सुना था बहुत सारे सीसीटीवीज लगाए हमने चौराहों पे, स्क्वायर्स पे। लगभग पूरा शहर सीसीटीवी से कवर है, कुछ जगह बाकी है, उसमें प्रोसेस चल रही है। वो जन भागीदारी से हम चाहते हैं, क्योंकि इतना बजट पुलिस के पास भी नहीं रहता है, तो पब्लिक से मिलकर हम वो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। राइट। बजट और पुलिस की जहाँ बात हुई तो मेरे हमेशा माइंड में एक चीज़ और आती है, क्या हमारे पास पर्याप्त या इनफ नंबर ऑफ पुलिसमैन हैं ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, और शहर की ग्रोथ मुझे लगता है देश में अन्य शहरों से बहुत ही तेज़ी से हो रही है। 42% की ग्रोथ है। अच्छा। एवरेज ग्रोथ जो रहती है वो 20 से 25% रहती है। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये नेशनली इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ आ रही है, इंटरनेशनल कार्गो शुरू हुआ है, और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई है, एयरपोर्ट को हम एक्सपांड कर रहे हैं, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, और हमारा जो रेलवे स्टेशन है आने वाले 2 साल में नॉर्थ से साउथ में मेन ट्रैक पे आने वाला है, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन हो रहा है वो नियरेस्ट जो कनेक्शन रहेगा, जो अभी रूट है नॉर्थ और साउथ का, उससे 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो अब हम मेन ट्रैक पे आ जाएंगे, तो हमारा शहर बहुत ही सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर लोकेटेड है, उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि यहाँ की आबोहवा अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ कभी क्राइम रेट एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह बहुत कम है, तो क्लीनेस्ट सिटी है। तो अब जब जीएसटी लागू हुई है, तो पूरे देश में एक जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो बाहर से, जो बहुत सारी कंपनियां चाइना से बंद हुई है, आईटी कंपनियां हैं, तो जो अपना बैक ऑफिस यहाँ शुरू करना चाहती हैं, या ऑफिस, उसके साथ साथ वो लॉजिस्टिक यहाँ शुरू कर रही हैं। और मैं बता दूं कि देश का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक हब इंदौर में बन रहा है, 1100 करोड़ का, इंदौर एयरपोर्ट के पास में। उसका काम भी शुरू हो गया है। तो ये इसलिए हमको लगा कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं वो अपना जो गोडाउन है वो यहाँ बनाना चाहती है, और यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सेंटर में। तो वो लॉजिस्टिक हब यहाँ बनने के बाद वो अपनी सप्लाई बराबर कर सकती है। अगर वो यहाँ लॉजिस्टिक बनाती हैं हब, तो यहाँ से 12 से लेकर 18 घंटे में वो देश के किसी भी कोने में जा सकती है, या नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादा समय लगेगा, बाकी एवरेज अगर कंट्री की बात करें तो 12 से 18 घंटे में कहीं भी पहुँचा सकता हम। तो आने वाला समय इंदौर का है, जिस प्रकार से लॉजिस्टिक के बड़े बड़े हब बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि रेलवे ट्रैक कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी है, हर क्षेत्र में अच्छा है। आईआईटी आईआईएम है, आईटी में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, नई पॉलिसी बनाए, स्टार्टअप है, अब इंदौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि
इन सब में हम मिलके काम कर रहे हैं। इंदौर आने वाले समय में देश का प्रमुख शहरों में से एक होगा। वेरी नाइस, वेरी प्राउड टू हियर दैट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बात सुन के आपकी। जी बिल्कुल। ऑल्सो हमने स्वच्छता की बात की, हमने ट्रैफिक की बात की। जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं, आई रियली होप एंड आई एम श्योर हम ट्रैफिक में भी आएंगे। उसके लिए हमें भी थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जी। थर्ड चीज़ जो मेरे हमेशा माइंड में रहती थी, एक फैक्टर जो माइंड में रहता था, काओ मैनेजमेंट जैसा पहले था सिटी में, अब मुझे उससे बहुत बेटर दिखता है। काओ यूजुअली नहीं दिखती आसपास। नहीं यूजुअली नहीं, आपको दिखे तो इनाम बताना, हम इनाम अच्छा। देंगे आपको। आपको सिटी में एक भी काऊ दिखे तो आप बताना। नहीं, बहुत अच्छा काउ मैनेजमेंट हुआ है। ऑल्सो आर वी डूइंग समथिंग फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स? क्योंकि अब हम लोग खुल के रन पे भी नहीं जा सकते। यूजुअली ऐसा होने लगा है कि हम जिस गली या जिस रोड पे जाते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग जाएं या थोड़ा सा लेट नाइट जाएं तो हमें डर लगता है डॉग्स का। इसके लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग है? देखिए इसमें 2 इश्यू हैं और 2 व्यू हैं अलग अलग। जो डॉग लवर हैं वो तो बिल्कुल इसके हाँ। अगेंस्ट हैं, और जिनको खास करके जिनको इनसे समस्या है वो हम दोनों की सुनना पड़ती है हमको। यस। और ये किसी बात है कि हम किसके पक्ष में बोलें किसके पक्ष में नहीं बोलें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो ये बात सही है कि हमें इसमें कुछ सोचना चाहिए। जिस जिस तादाद में बढ़ रहे हैं और जिस तादाद में केस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, और उसके लिए सोच रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में एवरी वीक कोई एक बिल्कुल ना सही एक बात छोटा है। मोटा केस आ ही जाता है। हमको भी लगता है कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। कुछ है सॉल्यूशन के लिए, पर हम सबसे सभी स्टेक होल्डर से बात करके करेंगे। अच्छा, हाँ, आई एम श्योर यू विल डू नहीं दैट। नहीं बिल्कुल। ऑल्सो अब जैसे मानसून का सीजन है, इतने सारे पॉट होल्स हैं, तो मैं यूजुअली ये सोचती हूँ हम डांबर के रोड्स क्यों बनाते हैं, हमेशा हम सीमेंटेड रोड्स क्यों नहीं बना पाते? नहीं, आपने इंदौर में देखा होगा, इंदौर में मोर देन 70% कंक्रीट हो गए, और जो बचे हुए हैं आने वाले समय में वो भी कंक्रीट हो जाएंगे। अच्छा। डामर आपको इंदौर में कम दिखेगा, ओके। बहुत कम दिखेगा। तो और आप इवेंचुअली देख लीजिए आने वाले समय में डांबर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अभी जिनको देखना है वो देख ले। अच्छा, डांबर जिनको देखना है वो देख लें, और आई हाँ, होप इससे नई पॉट पीढ़ी होल्स में भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आते हैं ग्रीनरी पे इंदौर की। इंदौर जैसे पहले ग्रीन था उतना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया है अब। वॉल्स बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड हैं। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स और आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे। आपको इंदौर में और ग्रीन पेज भी दिखेंगे, और इवन जो प्लांटेशन के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो हमारी इंदौर की कान्हा नदी और सरस्वती नदी है, इसकी दोनों रिवर की बैंक पर अच्छा डेंस प्लांटेशन हो जाए। और कुछ पेचेस से हम जिसको लगभग 100 ऐसे पेचेस निकाले हैं, जिसको हम डेंस फॉरेस्ट बनाएंगे उस पेचेस को, तो हरियाली और बढ़ेगी उस आने वाले, पर इसमें 2 साल लगेंगे। और हरियाली को लेके हमारी चिंता है, और हर साल हम लगभग 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष करते हैं। इस बार भी टारगेट है हमारा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पौधा रोपा और छोड़ दिया, हम इस बार कोशिश करेंगे जियो टैगिंग करें, कि जो हमने पौधा रोपा है उसको साल 2 साल उसकी केयर करें, उसके बाद वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो जियो टैगिंग के माध्यम से भी हम कर रहे हैं कोशिश, और सबका साथ मिलकर कर रहे हैं। सभी जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, नगर निगम हो या दूसरी एजेंसियां हो, सब आईडीए हो, ये सब मिला के इसमें काम कर रही है, और जनता तो साथ में ही थी। इंदौर एक बहुत कल्चरली कलरफुल सिटी रही है हमेशा। संगीत हो, डांस हो, हमारा कल्चर हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, इसको लेके हम बहुत इंथुसियास्टिक रहे हैं। आप मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए, आपने पहले का इंदौर जो 80s 90s का इंदौर था और अब जो इंदौर है, उसमें क्या डिफरेंस देखा है कल्चर को लेके? देखिए कल्चर तो हम कल्चर में आगे हैं ही, और मेरा तो रुचि का विषय है। मैं आपको बता दूं, मुझे कल्चर में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? हाँ, मैं कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, मालवा उत्सव हाँ, लाल बाग में। वो हम सब जानते हैं और हर साल जाते हैं। हर साल हाँ। जानते हैं। वो एक बड़ा इवेंट है, साल में हर महीने एक इवेंट करता हूँ। वो अच्छा। सबसे बड़ा इवेंट है हमारा मालवा उत्सव। 12 इवेंट करता हूँ। और कल्चर में इसलिए रुचि थी, जब मैं कॉलेज में था तब वेस्टर्न म्यूजिक का जो प्रभाव था, तो हमारे जो नई पीढ़ी थी वो उसके प्रभावित थी। और जब मैं देखता था कि हम इतने रीच है कल्चर में, और हमारी जो नई पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, तो हम दूसरों को दोष दें उससे अच्छा हमारे कल्चर को बढ़ाएं। तो वो बिल्कुल। एक थॉट था कि हमने शुरू किया, और बहुत छोटे छोटे इवेंट शुरू किए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग साथ होते गए, और आज कल्चर में जितने भी इवेंट इंदौर में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हम रहते ही हैं। राइट। इंदौर में क्लासिकल डांस हो, उड़ीसी हो, या जिसे भी क्लासिकल जितने भी हैं सभी यहाँ होते हैं। गायन वादन होता है यहाँ, संगीत होता है, श्रोता है, थिएटर है। और मुझे लगता है कि कम से कम सेंट्रल इंडिया की, मध्य प्रदेश
कि ये कैपिटल है इंदौर कल्चर में, और कल्चर इवेंट बहुत सारे होते हैं और लोगों की रुचि भी रहती है। राइट तो कल्चर ही हम अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि लोग अब रुचि भी बढ़ रही है, राइट और एक एटमॉस्फेयर भी बन रहा है कल्चर का कि अच्छा। मुझे ध्यान है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में ये कहा था, जो एनआरआई सम्मेलन हुआ था, ये इंदौर है, ये एक दौर है जो समय से आगे चल रहा है, लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चल रहा है। हाँ तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि हम तेजी से तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा लेकिन हम अपनी विरासत को साथ में लेके चल रहे हैं। राइट ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉम्प्लीमेंट था इंदौर के लिए। इंदौर के लिए राइट मैं खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे फर्स्ट कथक क्लास ज्वाइन करवाई थी और फर्स्ट भरतनाट्यम क्लास शायद किसी और शहर में छोटे शहरों की अगर हाँ, बात की जाए तब उतना एक्सपोजर कुछ नहीं नहीं था था। आज भी मैं ये मानती हूँ जितना एक्सपोजर मुझे क्लासिकल डांस को लेके इंदौर में मिला इट इज़ आई एम वेरी लकी टू बी बोर्न इन इंदौर बिल्कुल। मालवा उत्सव की जैसे बात की आपको मैं सीरियसली थैंक्स करना चाहूंगी एक और चीज़ के लिए रंग पंचमी पूरा इंडिया इंदौर को रंग पंचमी के नाम से जानने लगा है जो गेर निकलती है हमारी उसका मैनेजमेंट वाज फिनोमिनल वो आपने कैसे प्लान किया देखिए, गेरें निकलती थी, और गेरें हमारी बहुत पहले से होलकर के समय से निकलती थी। बीच का ऐसा एक कालखंड था जिसमें गेरों में अश्लीलता आ गई थी। अश्लीलता इस माने आई थी कि जो यंगस्टर है वो अपने हिसाब से करते थे, कपड़े फाड़ते थे, या फिर कुछ मैंने ये भी देखा कि मट्टी फेंकना, जूती चप्पल फेंकना। तो वो एक थोड़ा बीच में एक दौर आया था। लेकिन फिर हमने जो इसको गेर को व्यवस्थित करने की बात कही, पहले के समय कभी महिलाएं गेर में नहीं निकलती थी, लेकिन जिस प्रकार उसको कंट्रोल किया, सबने मिलके एक वातावरण बनाया कि गेर एक राधा कृष्ण का फाग उत्सव के समान है, उसको उस प्रकार से खेलना चाहिए। तो धीरे धीरे अब ट्रेंड बदला, और अब तो अब लेडीज भी जा लेडीज़ भी पाती आती हैं, हैं और अच्छी लेडीज़ आती हैं, और वो एंजॉय करती हैं, भजन गाती हैं। और जिस प्रकार था माहौल रहता है, मुझे लगता है कि देश में रंगपंचमी में ऐसा माहौल कहीं नहीं रहता है। हाँ और इस बार हमने प्रयास किया है कि उसको यूनेस्को में रजिस्टर हो। मैं सब डॉक्यूमेंट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में गया भी था कि, और हमने अप्लाई भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि एक इवेंट ही आ सकता है, तो अब देख रहे हैं, वेटिंग में चल रहा है हमारा। कब आता है, किस साल आता है, कोशिश करेंगे कि यूनेस्को में भी आ जाए। अब जब हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में फूड भी आता है और पूरी दुनिया जानती है इंदौर का फूड क्या है इंदौर इज नोन फॉर इट्स फूड आपकी फेवरेट चीज़ इंदौर की शुरू से क्या रही है फूड में देखिए, भुट्टे का किस कचौरी और पोहा ऐसी। हाँ सो आपका जब 80s 90s का कोई फेवरेट ऐसा स्पॉट था जब आप फ्रेंड्स के साथ इंदौर में जाते थे जो आपको बहुत पसंद नहीं था देखिए, मेरा बर्थ तो यहाँ इंदौर में ही हुआ, और सराफा हमारी दुकान हुआ करती हाँ थी। तो सराफा अपने आप में ही खाने हाँ पीने में एक कैपिटल बोल सकते हैं इंदौर की। तो वहाँ नेचुरली हम सब इकट्ठे होते थे। लेकिन ये भी एक समय था कि हमको उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज थे। मुझे ध्यान है आज तक कि हम शाम का इंतज़ार करते थे, जब बच्चे थे तो हमको 20 पैसे मिलते थे, अच्छा और उस समय 20 पैसे की कचौरी आती थी। तो हम लंच के बाद इसी इंतज़ार में थे कि कब 4 बजे कब 20 पैसे मिलेंगे और कचौरी लेके आएँगे। अच्छा तो एक समय ये भी था जब खाने के लिए बहुत वो था, और एक समय ये भी जब खाने का बहुत मिल रहा तो खा नहीं पा रहे खाने हैं। और उस समय खाने को मिलता नहीं था, और एक लिमिटेड मिलता था। राइट तो ये जीवन के अपने-अपने रंग हैं कि हाँ समय की मर्यादा वो है कि ट्रू उस समय खाने की इच्छा बहुत होती थी, लेकिन लिमिटेशन थे। सब बच्चों को 20-20 पैसे मिलते थे, वो जाते थे कचौरी खाने। खैर बड़े हुए तो फिर तो लिमिटेशन खत्म हो गया था। हाँ पर आज ऐसा है कि खाने के लिए बहुत कुछ है, हाँ लेकिन हेल्थ अलाउ नहीं करती कि लिमिटेड खाना है। राइट राइट और इंदौर में अगर खाने को लेके बोलें तो छप्पन या सराफा दोनों में से आपका फेवरेट क्या है देखिए, बेसिकली देखा जाए तो सराफा हमारा ओरिजिन में है, हाँ और छप्पन हमारा मॉडर्न में है। हाँ तो ये दोनों टीन एज के लिए छप्पन अच्छा है, और हमारे लिए सराफा अच्छा है। और अब जो आपने अभी रिसेंट कैफे कल्चर देखा होगा इंदौर में हाँ, बहुत वो ज्यादा बहुत चल रहा एवरी है, बहुत रोड चल हैज 5 कैफेज रहा है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में देखिए, इंदौर में कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आते हैं, तो उनमें ये कैफ़े कल्चर ज़्यादा आ गया है। तो नेचुरली डिमांड जब बढ़ती है तो ये भी चीज़ें बढ़ती है। राइट तो ये डिपेंड करता है कि कैसी डिमांड है। तो अब मुझे लगता है यंगस्टर जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं उनको एक कैफ़े कल्चर का, क्योंकि कैफ़े काफ़ी समय खुले रहते हैं, और उनके अनुसार उनको सर्व भी होता है। चाय की बहुत सारी यहाँ शॉप खुल यस गई है। तो इंदौर अब खाने पीने की राजधानी हो गई है। खाने पीने की राजधानी स्पेशली वेजिटेरियन फूड में हाँ, ऑफकोर्स। आपको कभी ऐसा लगता है काश मैं यहाँ अभी इस एरा में बॉर्न हुआ होता तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस होते इंदौर नहीं देखो, ये तो अब समय की बात है। में सो
अंकल आपकी पर्सनल लाइफ से मैं कुछ जानना चाहती हूँ, स्पेशली आपके जब फादर सिंध से आए, सिंध पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे इंसान के लिए जिसके रूट्स यहाँ नहीं थे, एक्टिव पॉलिटिकल करियर बनाना, एक्टिव पब्लिक लाइफ में इतना आके अपना सेट हो जाना, वाज डिफिकल्ट? देखिए, ये तो हमसे ज़्यादा चुनौती हमारी जो पहली वाली पीढ़ी थी, जो हमारे फादर हैं, ग्रैंडफादर, उनके सामने थी। क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ के आए थे, और जब सब कुछ छोड़ के आना और ज़ीरो से शुरू करना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे ध्यान है कि जब मैं उनसे सुनता था, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस प्रकार वो सब कुछ छोड़ के आए और यहाँ के शुरू करा। और वो यही थॉट था कि जब मैं सीनियर सिटीजन से मिलता था समाज के, तो उनसे पूछता था कि किस कैसे आप कैसे आए, क्या हालात थे। तो धीरे धीरे करके मुझे ध्यान है 15-20 साल पहले मैंने इंदौर में एक कुछ लोगों से मिलकर पुराने फ़ोटो इकट्ठे करके एक एग्जीबिशन लगाई थी, वाओ! और उसका नाम दिया था विभाजन की त्रासदी। विभाजन की त्रासदी, ओके। और जब मैंने वो एग्जीबिशन लगाई थी, पूरे शहर को बुलाया था, यहाँ लगाई थी, उसमें जो पिक्चर थे वो देख के लोगों के आंखों में आंसू आए थे। और आज भी वो पिक्चर मेरे पास है कि किस प्रकार वहाँ सिंध में चारों तरफ लोगों को घेर लिया गया था, किस प्रकार आगजनी हुई थी, किस प्रकार ट्रेन जो भर के आई थी वो एक ट्रेन पूरी लाशों की आई थी, किस प्रकार वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे, किस प्रकार लोगों ने पूरा एरिया घेर के आग के हवाले कर दिया था। ये सब बातें जब मैंने सुनी तो उसको पिक्चराइज करने के लिए फ़ोटो जो मिले थे वो किए। यहाँ तक कि वो पिक्चर भी है कि जब वो ट्रेनों में आए थे और पटरियों पे लाशें पड़ी थी, कुत्ते खा रहे थे, कौवे नोच रहे थे, वो भी पिक्चर है। तो ये सब सीन बताने का ये था कि जो हमारी पीढ़ी और हमारे बाद वाली पीढ़ी है, वो बहुत कंफर्ट जोन में है। उनको ये मालूम नहीं कि हमारे बड़ों ने कितना दर्द सहा। और इसको लेके फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभी 2 साल पहले इसी विषय को उन्होंने छुआ था कि विभाजन की त्रासदी को हम ले आएँगे। तो जब इसको लेके हम दिल्ली में पूरे देश के लोगों के साथ मिल रहे थे, तो मुझे पंजाबी, क्योंकि उस समय त्रासदी में सिंधी और पंजाबी और कुछ बंगाली भी थे, तो बंगाल तो अलग हो गया था, तो पंजाबी और सिंधी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। नंबर्स में सिंधी ज़्यादा थे, लेकिन पंजाबी इफ़ेक्टेड थे। मुझे ध्यान है एक फैमिली से मैं दिल्ली में मिला था जो पंजाब से आई थी। उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने उनको बताया था कि उनके परिवार चारों तरफ पाकिस्तानी मुस्लिम से घिर गए थे, और उनकी फैमिली में 100 से ज़्यादा मेंबर, तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पूरा बाड़ा था उनका। और उसमें उनकी फैमिली में कुछ 24 या 26 फीमेल थी, लड़कियां और महिलाएं। तो उन्होंने देखा कि जिसे हालातें उस समय जिस प्रकार से वो महिलाओं को पकड़ के, लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे थे और पुरुषों को मार रहे थे, तो उन्होंने अपने घर में ही सबको, महिलाओं को, लड़कियों को इकट्ठा करा और उन 26 के 26 के गर्दन काट दी गुरुद्वारा वहीं घर में। ये उन्होंने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने बताया उनको, और वो इतिहास में भी है। उनको ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो या तो हमको जला दिया जाएगा या इनको पकड़ के ले जाएंगे। तो ये जो हालात है ना, ये इसके डॉक्यूमेंट हैं। अब हमने ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे हैं, और ये पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके हम लोगों के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस हालात में हमारे जो बड़े थे वो आए थे, उन्होंने कितना भुगता, और आज हम किस प्रकार से रह रहे हैं। पर एक बात दूसरी भी है जो विषय को मैं हमेशा उठाता हूँ, मैंने लोकसभा में भी उठाया इस बात को, कि भले ही हम यहाँ आ गए, हम कंफर्ट जोन में हम ठीक हैं, लेकिन जो आज भी वहाँ रह रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। और मैंने जो पाकिस्तान पुलिस के आंकड़े दिए थे लोकसभा में कि हर साल 1000 लड़कियाँ का धर्म परिवर्तन होता है या उनकी हत्याएँ होती हैं, और उनके नामज़द मैंने नाम भी दिए थे कि ये देखो इस महीने ये लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है या फिर इनके साथ अनैतिक हुआ है। और उसके बाद भी वहाँ के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं, कुछ लोग हैं जिनका मैंने नाम का ज़िक्र किया, और वो आज भी मैं उसका ज़िक्र कर सकता हूँ, मियाँ मिट्ठू करके हैं के, उनके 10 बेटे, उनका एक ही काम है धर्म परिवर्तन। उनका कहना है कि हमारा यही काम है, हम धर्म परिवर्तन करेंगे, और वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट करती है। तो आज जो हालात हैं वहाँ बहुत ही ख़राब हैं, और वही कारण है कि वहाँ से सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, अधिकांश लोग। और अधिकांश लोग जब यहाँ आना चाहते हैं तो हमने हमारी सरकार से कहा कि इसको फैसिलिटेट किया जाए।
तो आपको ध्यान हो सीएए का जो कानून लागू हुआ तो वो यही था कि अगर आप वहाँ किसी कारण से परेशान हो के वहाँ की माइनॉरिटी अगर यहाँ आना चाहती तो सरकार उसको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब छोड़ के आते हैं, कुछ लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनकी नागरिकता नहीं हुई है। तो ये एक इशू है जो एक है हमारे सामने, और इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा रहे हैं। मुझे ध्यान है कि यूएस में सिंधी कांग्रेस है, इसको यूएस पे भी उठाया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम पे भी हम उठा रहे हैं कि कम से कम जो जहाँ रह रहा है उसको इतनी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति, क्योंकि जब मैंने वहाँ के लड़कियों से बात की जो यहाँ आई हैं, उनका कहना था कि हमने जीवन में कभी मेहंदी नहीं लगाई, हमने कभी जीवन में राखी नहीं बांधी, हमने कभी जीवन में होली नहीं खेली। तो जब वो यहाँ आती है कुछ समय के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो आप बताइए ये रीति रिवाज जो है हमारे धर्म में, मंदिर में जा नहीं सकती, गुरुद्वारों में जा नहीं सकती। तो ये एक अभी भी वहाँ पाकिस्तान में इशू है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका समाधान हो। मेरी कुछ स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, वो बताती थी कि अभी भी हम सालों से अपने ब्रदर्स को स्कूल लेके जाते हैं, हम हाँ। जितनी देर वहाँ पढ़ते हैं उतनी देर ब्रदर्स खड़े रहते हैं सो दैट हमें डायरेक्टली घर लेके जा सके, हम इतना प्रोटेक्शन नहीं फील कर पाते। वहाँ तो जिस प्रकार से कन्वर्सेशन हो रहा है कि इवन कोर्ट में भी जब वो लोग जाते हैं कि इनको जबरन किया तो कोर्ट में भी उनके मदर फादर को बंदूक के चाकू के नोक पर खड़ा करते हैं कि आप उसको हाँ करवाइए। ऐसे ऐसे लड़कियों के मैंने देखे जिसको करंट दे देकर कहलवाते हैं कि आप धर्म परिवर्तन के, इस वीडियो है मेरे पास। तो ये सब हमने देखा है और हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं। तो इसको हम जो फोरम है उस फोरम पे उठाते भी हैं और कोशिश करते हैं उनकी कुछ मदद हो जाए। तो जितना हो सकता है मदद की कोशिश की। पहले मैं सोच रहा था एक बार मैं वहाँ जाऊँ, तो वहाँ के लोगों ने मना करा, आप मत आना, आप टारगेट पे हो यहाँ पर। तो अच्छा। इसलिए मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की मदद करता रहता हूँ। ओके, सो आई होप, आई एम श्योर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोविजन इसके लिए बनेगा कि वहाँ कर रहे से हैं हम लोग। पूरी कोशिश, हम पूरा सपोर्ट कर, मोरल सपोर्ट हमारा पूरा है और हर प्लेटफॉर्म पे हम उनकी बात करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी बात कर रहे हैं। होपफुली यहाँ से बेटर ही होगा। ठीक। और जो यहाँ ऑलरेडी सिंधीज रह रहे हैं, जो वहाँ से माइग्रेट होके आ चुके हैं, उनके सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए आपने कुछ नए कदम उठाए हैं? बिल्कुल उठाएं, और इंदौर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आज जिसको सिटीजनशिप जिसकी पेंडिंग हो, जिसे अच्छा, अप्लाई करा हो। दैट्स वेरी तो गुड। ये मोदी जी की सरकार का है कि अगर कोई आना चाहता है तो हम उसकी मदद करें। अंकल, आपने 2020 में पहली बार लोकसभा में सिंधी में स्पीच दी थी, वो वीडियो मैंने देखा, एंड आपका सिर्फ एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा उसके बाद और आपको रिएक्शंस क्या मिले सिंधी कम्युनिटी से स्पेशली? देखिए उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी, जब शपथ की बात थी उसके 2 दिन पहले मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमको अपनी मातृभाषा को बढ़ाना चाहिए, मदर लैंग्वेज को आगे करना चाहिए। और उसी समय मेरे को क्लिक हुआ कि जब लोकसभा में पूरा देश बैठा है तो उस समय हमारी मातृभाषा में हमको बोलने का मौका मिल सकता है और बोलना चाहिए। तो उस समय मुझे जब मैं बोला तो मुझे ऐसा उस समय तो थोड़ा ऐसा था कि बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन जब उनकी बात सुनी तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया नहीं बोलना चाहिए। जब बोला तो उसका जो साउंड था वो इंटरनेशनल लेवल पे गया था। अच्छा। इसलिए गया था कि पूरे विश्व में कहीं भी सिंधी में शपथ किसी ने ली, पहली बात भारत के इतिहास में पहली बार, क्योंकि 9th शेड्यूल में हमारा है संविधान में, पर कोई किस ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने लिया हो। तीसरा मुझे सबसे ज़्यादा तब लगा कि जब पूरी दुनिया से फ़ोन आए कि हमने कभी सुना ही नहीं था कि पूरे देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कहीं इस अपनी मदर टंग में शपथ ले रहे हैं। तो एक तो बहुत अच्छा किया, और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का वो लगा कि पाकिस्तान सिंध से जो सांसद हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया अच्छा। कि देखो मैं सिंध का सांसद हूँ, सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सिंधी में शपथ आज तक नहीं ले पाया, वहाँ उर्दू में या अंग्रेजी में लेते हैं। बोले आपके यहाँ सिंध नहीं है लेकिन आपने सिंधी में शपथ दी, मैं सैल्यूट करता हूँ। तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। राइट, यही तो है हमारा इंडिया एक्चुअली। यही है राइट, हमारे, वी हैव द फ्रीडम टू डू दैट। बिल्कुल सबका सम्मान है। इतने लोगों के आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं, इतने लोगों का अप्रिसिएशन मिला है, इतने लोग खुश हुए हैं, झूलेलाल साईं का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा है। थैंक यू। अंकल, आपकी दिनचर्या, आपका स्केड्यूल पूरे दिन का क्या रहता है? देखिए दिनचर्या कोई सटा नहीं रहती हमारा, तो कभी बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, कोई काम आ गया, इमरजेंसी आ गई। रूटीन में सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं और थोड़ा बहुत सुबह योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पूजा करके फिर निकलते हैं अच्छा। ब्रेकफास्ट लेकर। अच्छा। और फिर लंच में आते हैं। लंच का भी टाइम तो सटन नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि
2 बजे के आसपास ±1 आवर अच्छा। लंच ले लें, और उसके बाद लंच के बाद फिर ऑफिस, लंच के पहले ऑफिस में रहते हैं, फिर प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें जाते हैं। ये रूटीन है। शाम को भी प्रोग्राम रहते हैं। इंदौर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें में जाना पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया, इंदौर कल्चर सिटी, जैसे आप भी बता रहे थे, मैं भी बता रहा था, इंदौर में शाम को जनरली कोई ना कोई प्रोग्राम रहते ही हैं। तो इस प्रकार की दिनचर्या है रूटीन की। बाकी जब बाहर रहते हैं तो वहाँ के हिसाब से, दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली की रूटीन अलग है। राइट। वहाँ पार्लियामेंट के हिसाब से या किसी डिपार्टमेंट में जाना हो, वहाँ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की रूटीन है। आपने जब दिनचर्या की बात की, स्पेशली फ्रैंकली मुझे बताइए, आप खुद सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया तो यूज़ करना, क्योंकि हमको करना पड़ता है कि क्या चल रहा है शहर में, देश में, दुनिया में, हमको अप टू डेट तो रहना पड़ता है। राइट। और उसके लिए हमको जब भी समय मिलता है, या ट्रेवलिंग में जब कार में रहते हैं, एक जगह से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, तो उस समय खास करके सरकार के जो इवेंट हैं, वो पार्टी के जो काम हैं, वो क्या हो रहा है देश में, वो दुनिया में क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब जब दिल्ली में रहते हैं तब आपकी दिनचर्या क्या रहती है? बताए ना, दिल्ली में तो हम सुबह पार्लियामेंट शुरू होती है तो सवेरे उठ के थोड़ा योगा और एक्सरसाइज करके, ब्रेकफास्ट करके, नहा के सीधे पार्लियामेंट। एक बड़ा लेम सा क्वेश्चन है, पूछूं आपसे? हाँ, आपको जब सत्र चलता है, कभी कभी नींद भी आती होगी? देखिए, नींद उस समय आती है कि जब हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते हैं उसी दिन सवेरे, और यहाँ पर नाइट में प्रोग्राम में बहुत डिले हो गए, सो नहीं पाए, तो नींद तो नहीं आती, पर थोड़ा सुस्ती ज़रूर आती सुस्ती आती है, है। उसको भगाने के लिए आप क्या करते हैं? उसको भगाने के लिए वहाँ से उठ के 20 कदम पे हमारे पानी की व्यवस्था रहती है, पानी पी के वापस आ जाते हैं। कॉफ़ी की भी व्यवस्था है, कॉफ़ी पी के वापस आ जाते हैं। और कभी कभी ऑपोजिशन की वजह से ये भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, राइट? हाँ, वो अपोज़िशन ये भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सही है। राइट। सो हमारे जितने स्टार्स एसोसिएटेड हैं इंदौर से हैं, उनका बर्थ यहाँ हुआ है। सलमान खान, किशोर कुमार, हमारी दीदी हैं लता दीदी हैं, और पलक मुछाल हैं। आपका फेवरेट कौन है? देखिए, लता, ऑफ कोर्स, लता मंगेशकर। लेकिन पलक की मैं ये बात कहूँगा कि पलक विशाल, मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, और कई प्रोग्राम हमने अटेंड किए। उनका जो वो एक जो उन्होंने एक अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था कि मैं प्रोग्राम करूँगी, जो अर्निंग होगा वो बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन की दूंगी। मैं उनको कई वर्षों से देख रहा हूँ और कई कार्यक्रम में गया भी हूँ। तो उन्होंने ये जो शुरू किया था वो वाकई में पलक के लिए अच्छा है। उन्होंने दूसरों को, बहुत सारे बच्चों को नई जिंदगी दी है। मैं जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस थी पूछने के लिए आपसे, एज एन इनसाइडर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मोदी जी क्या है? देखिए, मोदी जी अब ये कह सकते हैं, वो हमारे सिर्फ देश के नेता नहीं हैं, वो विश्व के नेता हैं। और जो काम करने की लगन मैंने देखी, हम पार्लियामेंट में हमसे ज़्यादा समय वो बैठते हैं। यानी हम 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होती है तो वो 2:30 बजे पार्लियामेंट में आते हैं, और जब तक पार्लियामेंट चलती है वो पार्लियामेंट में रहते हैं, अपने ऑफिस पे या पार्लियामेंट के अंदर, और वहीं सब काम करते हैं। दूसरा जो डेलीगेशन मैंने देखा कि वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं। आपको बता दूं, एक बार उन्होंने, ये बात उन्होंने सार्वजनिक भी की है, हमारी बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन की बात। आज एक प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये बात बोले, सबको ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो जन औषधि केंद्र, उसमें 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन मिले, क्योंकि ये ऐसी वो चीज़ है कि जिनमें बच्चियों में किस प्रकार की बीमारी आती है। गांव में, शहर में तो सब एजुकेटेड, लेकिन खास करके हमारी मेजर जो पॉपुलेशन है गांव में, उसमें जो ये बाद में जो परेशानी आती है, उन्होंने रियलाइज़ किया। दूसरी एक बात जो मुझे लगती है कि मैं जब यहाँ 20 साल पहले, 10 साल पहले जब गाँव में जाता था, तो मैं देखता था कि हमारी माता बहनें सर पे मटका लिए हुए, मटकी के ऊपर मटकी के ऊपर मटकी, तो देखते थे कि पानी नहीं है, कुएं में पानी लेने जा रहे हैं, बोरिंग में पानी जा रहे हैं, दूर लेने जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर, जहाँ नदी में। उन्होंने एक अभियान चलाया है पूरे देश में कि हर घर में नल हो, हर घर में जल हो। हम शहर में रहने वाले लोगों को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन मेरे इसमें भी 600 से ज़्यादा गांव हैं इस शहर में, इस लोकसभा में। उसमें से हमने लगभग 500 से ज़्यादा गांवों में हर घर में नल है और हर घर में जल आता है। आज हमारी माता बहनें कहीं भरने नहीं जाती है, उनके घर में पानी आता है। ये इतनी बड़ी बात है कि लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटी बात है सुनने में, लेकिन जब उनसे पूछो जो पानी भरने इतने किलोमीटर दूर जाती है महिलाएं। तीसरी बात जो मुझे लगती है, जो आपको भी लगेगी, गांव में एक ट्रेंड था, आप जानते हो कि नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, आपके बड़े जानते होंगे, कि जब ये स्वच्छता का अभियान नहीं था
तब जो हमारी माताएं बहनें थी वो सूर्यास्त के पहले उठती थी जंगल में जाने के लिए, या शाम का इंतजार करती थी अंधेरा हो जाए और लौटा लेके जाती थी। उस समय किसी के ध्यान में नहीं आया, किसी भी सरकार के, कि हमको हर घर में सुविधागृह बनाना चाहिए। मुझे ध्यान है सड़क के किनारे जब महिला बैठती थी तो लाइट कार की पड़ती थी तो उड़ जाती थी। आप एक कल्पना कीजिए कि किसी को जाना हो तो वो शाम का इंतजार करे या सुबह जल्दी का इंतजार करे। 9 करोड़ से ज़्यादा सुविधागृह बने, अब हर घर में सुविधागृह है, सरकार ने ऐड दी है। ये लगता है बोलने में छोटी बात, लेकिन आप उसका कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात है। नहीं, ये बोलने में भी छोटी बात नहीं लगती। नहीं, यानी एक सुविधागृह एक बनाना है हाँ, घर हाँ, में, राइट। शौचालय बनाना, लेकिन उन्होंने उसको समझा। हम्म। ये तो मैं इसलिए छोटी-छोटी बात बता रहा हूँ जो कि नीचे रूट के स्तर पर है। लेकिन अब उन्होंने जिस प्रकार हमने देखा कोविड में काम किया, हमने देखा जो हमारे जो रक्षा का सुरक्षा का क्षेत्र है, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले इम्पोर्ट करते थे, अब तो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारी सेना इतनी सशक्त हुई, हम शक्तिशाली देश हुए, स्पेस में हम जा रहे हैं। हाँ। हर क्षेत्र में हम, अभी मैं फूड की एक मीटिंग अटेंड करके आया, पहले हम इम्पोर्ट करते थे, अब इतना हमारे पास स्टॉक है कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूँ हो, चावल हो, दूसरी चीज़ें हों। तो ये जो आत्मनिर्भर वाला भाव आया ना, ये बिकॉज़ ऑफ मोदी। मैं कितना भी बोलूँ, घंटों लग जाएँगे मोदी जी के कामों में, तो मुझे लगता है वो देवता है वास्तव में। और देश को आगे ले जाने में उन्होंने जो काम किया है, बिल्कुल देश जो उनका एक सपना है 2047 जब आज़ादी का 100 वर्ष होंगे ना, तभी ये देश विश्व का नेतृत्व करेगा, अरे वाह! लीडर आपके होगा पूरी आपके तरह। मुँह में घी शक्कर, डेफ़िनेटली ऐसा ही होगा। और मुझे ये बताइए, मोदी जी की कोई एक ऐसी बात जो आपको पता है कि इस बात से बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं? देखिए एकदम मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि किसी काम में डिले अच्छा। वो होना नहीं चाहिए। जो डिसीजन होना चाहिए, सही डिसीजन जल्दी होना चाहिए। और दूसरा है करप्शन, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा। तो ये 2 बातें ऐसी है कि काम समय पे हो, फास्ट हो, और करप्शन। और इसीलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात कही। हाँ। यानी एक समय था जब उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही थी, उस समय भी हमारे जो विरोध के लोग थे वो हंसते थे कि हमारा देश गांव का, हमारे ग्रामीण डिजिटली क्या करेंगे। बोले संभव ही नहीं, उस समय हंसी उड़ाई थी। और इस कोविड में मैंने खुद ने देखा कि जब पेंशन डिजिटली गांव में उनके अकाउंट में जा रही थी, तो किसान लोग, ग्रामीण लोग अपने बैंक में जाके पैसे लेके आ रहे थे। और यही पहले समय था जब वहाँ से पैसे आते थे, तो बाकी लोग जब डिजिटली नहीं था तब उनको समस्या आती थी। और एक प्रधानमंत्री जी ने बोला था उस समय कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 20 रुपये यहाँ पहुँचते हैं। हाँ। और ये प्रधानमंत्री ये 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपये पहुँचते हैं, तो और एक क्लिक में पहुँचते हैं। एक क्लिक में पहुँचते हैं। तो ये डिजिटल, ये है मोदी जी का जो हाँ। सो इकोनॉमिकली हम बेटर हो रहे हैं और बिल्कुल बेटर हो रहा है। जस्टिस भी मिल रहा है सबको, दोनों चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। और स्पेशली विमेन के लिए मैं आप लोगों को बहुत एंथुजियास्टिक देखती हूँ, लेडीज़ के लिए जब काम करते हैं, लाडली बहना, ऐसी ऐसी जो योजनाएं हैं, आगे आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि सैनिटेशन और वाटर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाएं डेली जूझती थी इससे, और अब उनकी लाइफ बहुत आसान हो गई है। आपने ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि हम शहरों में बैठे हैं, हमें समझ में नहीं आता। छोटा सा एग्जाम्पल, किसी दिन पानी ना आए घर में, या किसी दिन वॉशरूम बंद हो जाए या चोक हो जाए, कितना परेशान होते हैं हम लोग, और ये उनकी डेली की लाइफ हुआ करती थी, वो इजी हो गया है। अब इस तरह से और आगे उनकी पढ़ाई को लेके, उनके लाइफ को लेके आपकी और कौन सी योजना है? देखिए सरकार ने तो हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए योजना की है। और जैसे लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, वही एजुकेशन में भी आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप हो, एजुकेशन हो। और इवन आजकल तो आर्मी में भी हमारी बहनें आ गई। पहले एक सपना था, यस। लेकिन अब आ गई हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं जहाँ महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हो, और उसको लेके हमेशा प्रोत्साहन रहता है, उसकी पॉलिसियाँ बनती हैं। और मुझे लगता है अब ऐसा समय आएगा कि कदम से कदम मिला के महिलाएं भी आगे बढ़ेगी, साथ में रहेगी। राइट। समय थैंक यू आ सो गया मच, वो। महिलाओं के बिहाफ पे मैं बोलती नहीं हूँ नहीं, आपको, थैंक बिल्कुल यू सो मच। आप बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सेगमेंट स्किल को लेके बहुत रहता है हमेशा, तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ स्किल पे कि स्किल से बहुत जल्दी जो डिपेंडेंसी होती है वो हट जाती है, इंडिपेंडेंट बन जाती है गर्ल्स। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोई योजना है गर्ल्स को? देखिए सबसे पहले तो जो मूलभूत परिवर्तन किया वो एजुकेशन पॉलिसी में है। पहले की एजुकेशन पॉलिसी भारत में थी, लेकिन अब की एजुकेशन पॉलिसी में भारत है, अरे वाह। ये अंतर है।
क्योंकि हमारी अपनी डिमांड है, हमारा अपना एक सिचुएशन है। हम जो अंग्रेज़ों की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वही चला रहे थे। तो इस वाली एजुकेशन पॉलिसी में जो एक तो हमारी रीजनल लैंग्वेज आ गई, तो कंफर्ट ज़ोन में आ गए सब बच्चे। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो आप कौशल की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 9th से ही उनको ये शुरू हो गया है कि आपको प्रैक्टिकल करना होंगे। और बहुत सारी लैबें अब स्कूल में बनने लग गई, वहाँ उनको कौशल का ज्ञान वहीं से शुरू हो गया। अच्छा। पहले हम कभी ग्रेजुएट होकर जब जाते थे, इवन जब मैं इंजीनियर बना तो मेरे को फाइनल ईयर के बाद में मैं इंडस्ट्री में गया और देखा कि किस प्रकार से होता है। तब तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे। तो ये जो बातें हैं ये अब स्कूल लेवल पे शुरू हुई है। मुझे लगता है आपको 2-4 साल में इसका परिवर्तन दिखेगा और कौशली लोग निकलेंगे। और हमारे यहाँ ये जनसंख्या जो अभिशाप कहते थे, वो हमारा जनसंख्या हमारा पावर रहेगी। पूरे विश्व में हम आगे बढ़ेंगे कौशल के माध्यम से। कौशल के माध्यम से, और स्किल डेवलपमेंट इज द ओनली वे ओनली वे। इस पॉपुलेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और बिल्कुल, डिपेंडेंट वो बना हमारी देंगे। स्ट्रेंथ बनेगी स्ट्रेंथ पॉपुलेशन। बनेगी पॉपुलेशन। तो इसी से एक क्वेश्चन और आता है मेरा, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप कल्चर के लिए स्पेशली अब आप क्या कर रहे हैं स्पेशल? देखिए, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस समय तो किसी ने स्टार्टअप सुना भी नहीं होगा, और सुना होगा तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन जब से वो आए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। और जो मैं समझता हूँ कि हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हैं वर्ल्ड में, अमेरिका और चाइना के बाद। और अगर ग्रोथ रेट की ग्राफ की बात करें तो हम हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में स्टार्टअप के मामले में। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट है पर उसको पहचाना नहीं गया। अब मुझे लगता है कि जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने इंदौर में एक हमने कार्यक्रम किया था जिसमें सभी स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं, और किस प्रकार से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए उसमें हमने उनसे ही पूछा था। तो मुझे ध्यान है मैंने सीएम से बात कही थी कि एक बार इंदौर में आके 3 घंटे सीएम उनसे बात की थी, और जो जो पॉलिसी में चाहते थे वो पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की मध्य प्रदेश में। और इंदौर एक स्टार्टअप का कैपिटल बनने जा रहा है। एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, इंक्यूबेटिंग सेंटर है, स्टार्टअप विलेज है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय स्टार्टअप के लिए अच्छा है इंदौर और मध्य प्रदेश और देश में। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बहुत बातें चल रही हैं, इसका बहुत सोशल मीडिया भी बहुत भरा हुआ है इससे, आपका अपना क्या सोचना है इसके बारे में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आना चाहिए और मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। देखिए, एक परिवार है, एक परिवार में एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून, ये मुझे लगता है डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। देश पूरा भारत एक परिवार है और उसमें इस परिवार में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये समय की मांग भी है और लोगों की कई वर्षों से मांग भी है, तो ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। शंकर अंकल, अब जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो नॉट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, हम यंगस्टर्स को, मिलेनियल्स को, आप वो क्या मैसेज या लेसन देना चाहोगे जो आपने अभी तक सीखा है? देखिए, मैंने ये जो समझता हूँ, जो सीखा है वो ये कि हमको अपना टारगेट तय करना पड़ेगा और उस टारगेट के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी, जी जान से मेहनत करना पड़ेगी। कभी कभी हम अपने टारगेट तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और मैं हमेशा, मेरा उदाहरण जब भी मैं स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ देता हूँ। मेरा जब एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ था, यानी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैंने 1 साल ड्रॉप लेके फिर से एग्ज़ाम दी थी। और उस साल मैं घर के कमरे से कहीं नहीं, ना कोई मूवी देखी, उस समय टीवी तो था ही नहीं, ना मूवी देखी, ना किसी शादी में गया, कहीं नहीं गया। मेरा कमरा, मेरा स्टडी रूम और स्कूल, और मैं उस समय टॉप आया। तो वो टर्निंग पॉइंट था। तो मैं कहता हूँ कि जिद करना चाहिए, अपने आप से जिद करना चाहिए, दूसरों से जिद नहीं करना चाहिए। राइट। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो आप अपने से जिद करिए और उस टारगेट को पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। जैसे आपकी जिद की वजह से हमें इतने सारे फ्लाईओवर्स और इतना डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। अब कुछ अपील प्लीज आप कैमरा में देख के कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अब आप ट्रैफिक के लिए क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से, और स्पेशली यंगस्टर्स से जो बहुत बहुत उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं? प्लीज से समथिंग। देखिए, मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि आप ट्रैफिक रूल का पालन करें और ख़ास करके टू व्हीलर जो हैं वो लिमिट में चलाएं। जो हम देखते हैं हाई स्पीड में चलते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। और दूसरा, ड्रंक करके ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंदौर में मुझे देखने को मिल रहा है। और एक परिवार में एक का किसी का एक्सीडेंट होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है।
और कभी-कभी ऐसा भी देखा, हमने केस यहाँ पर ऐसा देखा कि एक यंगस्टर सिर्फ मोबाइल पे बात कर रहा था और गाड़ी चला रहा था, और किसी कारण से किसी ऑटो रिक्शा वाले को थोड़ी टच हो गई, और ऑटो रिक्शा वाले ने उसको उतार के जब बात करने लगा, थोड़ा धक्का दिया, वो गिर गया, और उधर से बस आई और वो चल गया। वो यंगस्टर था, इसी साकेत में रहने वाला लड़का था। जरा सी छोटी सी बात को लेकर सिर्फ उसका ध्यान नहीं रहा, वो मोबाइल पे बात कर रहा था। तो कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पे बात ना करें, ये आपके और आपके परिवार के लिए सेफ। स्वच्छता को लेके आपकी कोई अपील जनता से? नहीं, बस यही कहूँगा, जिस प्रकार हमेशा आपका साथ रहा है, हमारी देवतुल्य जनता है इंदौर की, देव समान, जैसा आपका साथ रहा है वैसे आगे भी साथ रहे, और स्वच्छता में हम नंबर्स में फिर नंबर 1 7वीं बार आए, ये निवेदन ये है। बिल्कुल आएंगे, आई एम डेफिनेटली जी, श्योर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ऐसा बोलते हैं शंकर अंकल, मैं जब से स्पेशली फिर से मैं आमी की बात निकालूंगी, जब से मैं बाहर गई हूँ शादी करके, 12 साल से मैं बाहर रही हूँ इतनी सिटीज़ में, यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि जब भी हम आपके इंदौर में आते हैं बहुत स्वीटनेस फील होती है, चाहे वहाँ की मिठाइयाँ हों, चाहे खाना हो, चाहे लोग हों। आप लोग ऐसा बोलते हैं, हम किसी से एड्रेस पूछते हैं तो लोग वहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो ये मेरी पर्सनल अपील रहेगी कि प्लीज़ ये स्वीटनेस को बरकरार रखें, एग्जैक्टली ऐसा ही रखें हम हमारे इंदौर को, स्वच्छ मन से भी और तन से भी, बिल्कुल। पूरे इंदौर को। सो शंकर अंकल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी एक एक्टिव पॉलिटिकल करियर कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ कोई एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से थे मिस्टर शंकर लालवानी। मैं इनको शंकर अंकल बोल रही थी आज क्योंकि मैंने इनका बचपन से नाम न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में बहुत सुना था, लेकिन आज इनसे पर्सनली मिल पाई और बहुत कुछ पूछ पाई। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। आपको अगर अपने कोई क्वेश्चंस हो, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो जो देना हो, प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस। आपका फीडबैक हो, आपके कमेंट्स हों, आपको कुछ बहुत अच्छा लगा हो उस एपिसोड के बारे में, स्पेशली इंदौर में जो लोग रहते हैं उनको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। यू वर एट LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी, स्नेहा सिंह। थैंक यू।